हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए कमेंट के अंदर कि आपको साउंड ऑडिबल है क्लियरली। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास में आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका डीसी मशीन। और डीसी मशीन का अगर आप बात करोगे ना, तो किसी भी जेई या ए लेवल के एग्जाम की बात करें तो डीसी मशीन का जो वेटेज है ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो ध्यान रखना, डीसी मशीन के ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं फिलहाल करंट में, और उससे ज्यादा इंडक्शन के पूछे जा रहे हैं ना। तो डीसी मशीन ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखना, इसको भी उसी अंदाज में पढ़ना है और उसी अंदाज में अपन पढ़ेंगे जैसे अपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है ना। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर। चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हैं। हाँ भाई, राम राम सभी को। तो तैयार हो सभी? अच्छा, आज पहली लाइव क्लास देख रहे हो? थैंक यू डियर। रिकॉर्डेड नहीं देखना यार, लाइव का मजा कुछ और ही है। रिकॉर्डिंग का मजा उतना नहीं आता है जितना लाइव का आता है। तो लाइव देखना है सभी को क्लासेस। तो चलिए, तैयार हो सभी लोग? स्टार्ट करें डीसी मशीन। तो देखो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीन। और डीसी मशीन में क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन अपन पढ़ेंगे कि डीसी मशीन डिजाइन कैसे होता है, डीसी वाइंडिंग कौन कौन सी अपन यूज करते हैं, जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर अपन ने वर्ड लिखा है मशीन। मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड है मशीन। और अगर मैं बात करूं इस मशीन वर्ड की, तो ये मशीन जो है वर्ड, समझना, यहां पर अपन ने वर्ड लिखा हुआ है मशीन। और ये मशीन वर्ड ध्यान रखना, कभी भी एक सिंगल डिवाइस से रिलेटेड नहीं होता है। जहां पर भी आप ये वर्ड यूज करोगे मशीन ना, वहां पर ऑटोमेटिकली दो डिवाइस की बात होगी। एक होगा आपके पास में जनरेटर एंड दूसरा होगा आपके पास में मोटर। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास में मशीन जो वर्ड होगा, वो हमेशा आपके पास में दो डिवाइस से रिलेटेड होगा बेटा। कौन कौन सा? एक होगा जनरेटर और दूसरा होगा मोटर। जैसे मैं यहाँ पर डीसी मशीन पढ़ा रहा हूं, फिर मैं इंडक्शन मशीन भी पढ़ाऊंगा। इंडक्शन मशीन में भी दो पार्ट होंगे, इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर। सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, वहां पर भी दो डिवाइस होगी, सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। तो ध्यान रखना, ये मशीन वर्ड जो है दो डिवाइस से रिलेटेड है, एक होगा जनरेटर और दूसरा होगा मोटर। अब बात आती है, आप सभी लोगों को डाउट ही आएगा, एज ए इंजीनियर आपको डाउट आना चाहिए कि सर दो अलग अलग डिवाइस है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो सर जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर हमेशा क्या काम करेगा? आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर क्या काम करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करती है? आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो देखो, दो अलग अलग डिवाइस है। आप बोलोगे सर एक काम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो दो अलग अलग डिवाइसेस हैं ना, दोनों के काम अलग अलग है। फिर भी अपन दोनों को एक कॉमन नेम से क्यों बोल के चलते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्यों अपन मोटर और जनरेटर के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो है आपका मशीन। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया है यही क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा, क्या है इनके अंदर सिमिलरिटी है, दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है कि हम दोनों के लिए अपन एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं मशीन। तो सिमिलरिटी क्या है? ध्यान रखना, मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या? लगभग एक समान आपके पास में रहेगा। तो आप मुझे बताओ, समझना, मैंने बोला एक डिवाइस बनाई, एक डिवाइस जो है उसका कंस्ट्रक्शन सेम है, मतलब वो जनरेटर की तरह भी काम करेगा, वही आपके पास में मोटर की तरह भी काम करेगा। तो मैंने बोला कि दोनों का कंस्ट्रक्शन अगर समान है, कंस्ट्रक्शन अगर सेम है, तो आप मुझे बताओ, आपके लिए तो एक ही डिवाइस हुई ना। अरे अगर एक डिवाइस आपने बनाई है, दो डिवाइस मतलब आपने बनाई है, और दोनों डिवाइस का जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, तो आप थोड़ी ना बोलोगे दो अलग अलग डिवाइस है, दोनों आप बोलोगे एक ही डिवाइस है। तो एग्जाम में पूछा गया था क्यों एक वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन में उन्होंने बोला था क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? समान होता है, यानी कि सेम कंस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए अपन यहां पर दोनों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है आपका मशीन। तो ध्यान रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके पास में, जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, वो होगा आपके पास में द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर एंड जनरेटर इज आइडेंटिकल
मोटर एंड जनरेटर इज आइडेंटिकल। ध्यान रखना दोनों का कंस्ट्रक्शन आइडेंटिकल होता है, इसीलिए अपन यहां पर जो है एक ही वर्ड यूज करके चलते हैं, वो है आपका मशीन। क्लियर? चलिए, हाँ यहां से आप मशीन स्टार्ट कर सकते हो। देखो किसी ने अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा है और वो चाहता है कि मशीन से क्या मुझे समझ में आ जाएगा, डीसी मशीन से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप अपना पूरा डेडिकेशन यहाँ पर रखिए, हर एक चीज समझ में आएगी, है ना। चलिए समझना, तो यहां से मुझे पता चला कि मशीन क्या है, तो मशीन मतलब मोटर एंड जनरेटर दोनों होगा आपके पास में। अगर हम बात करें, ध्यान रखना किसी भी मशीन के अंदर, चाहे मैं किसी भी मशीन की बात करूंगा, चाहे इंडक्शन मशीन होगा, चाहे सिंक्रोनस मशीन होगा, चाहे डीसी मशीन होगा, किसी भी मशीन में हमेशा दो वाइंडिंग होगी आपके पास में ना, हर एक मशीन में आपके पास में दो वाइंडिंग होगी। हाँ कंस्ट्रक्शन आपके पास में सेम रहता है। थोड़ी देर आप अपने कोई डाउट नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि बेस है तो बेस में एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन पूछ सकते हो आप मुझे, है ना। तो समझना मैंने क्या बोला, हर एक मशीन के अंदर ध्यान रखना हमेशा दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी आपके पास में? तो यहाँ पर आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ईच मशीन हैज टू वाइंडिंग, ईच मशीन हैज टू वाइंडिंग, ईच मशीन हैज टू वाइंडिंग। कौन कौन सी आपके पास में? तो दो वाइंडिंग होगी, ध्यान रखना हमेशा। एक वाइंडिंग को अपन बोल के चलेंगे, वो होगा आपके पास में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग सॉरी, एंड सेकंड वाइंडिंग होगी, वो होगी आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग। तो ध्यान रखना हर एक मशीन के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होगी आपके पास में फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होगी आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग। ध्यान रखना कोई भी अगर आप एक मशीन बनाओगे ना, तो उस मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट होंगे हमेशा, है ना। ईच मशीन के अंदर दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? तो यहां पर आपके पास में आएगा ईच मशीन हैज टू पार्ट। तो हर एक मशीन में दो पार्ट होंगे, और दो पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला होगा बेटा आपके पास में स्टेटर, पहला होगा आपके पास में स्टेटर, एंड सेकंड होगा बेटा रोटर। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना हर एक मशीन के अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका स्टेटर एंड दूसरा आपके पास में क्या होगा? रोटर। तो देखो यहां पर ये सब कुछ से पहले आगे अपन जाएं, उससे पहले आपको पता है कि अभी लास्ट वीकेंड पर टेस्ट हुआ था, और लास्ट वीकेंड पर जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर आपकी जो रैंक है वो क्या क्या रही थी, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो रैंक है लास्ट वीकेंड पर जो टेस्ट हुआ था उसकी रैंक रही है, ये आपका अशोका बैच ए है ना। अशोका बैच ए के अंदर जो टॉपर है वो है आपके पास में हितेंद्र भाटी, है ना। उनकी फर्स्ट रैंक है, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है उनके आए हैं। तो एक बार सभी उनके लिए क्लैप कर दे। हितेंद्र जो है वो टॉप 1 पर है, 20 आउट ऑफ 20 है। सेकंड पर है अभय, उनके 18.67 है, और थर्ड पर है शुभम, 17.67 है। नेक्स्ट आपके पास में देवकांता बेरा जो है वो 17.34 है, और एक स्नेहा कुमारी गुप्ता जो है उन्होंने उनकी है 5th पोजीशन, 16.34 मार्क्स है ना। तो इस बार टॉप 5 में जो है वो आपके पास में गर्ल्स में से एक गर्ल्स है। बेटा इस बार मैं चाहूंगा ना, अगली बार, इस बार टॉप 5 में 4 बॉयज हैं 1 गर्ल्स है। अगली बार जो टॉप 5 आना चाहिए ना इस संडे को, उसमें रेशियो चेंज होना चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं जो भी बॉयज हैं उनके लिए टारगेट है कि आपको अपनी पोजीशन अपनी रैंक जो है वो बचानी है, ठीक है। चलिए, हाँ बॉयज टॉप लिए हैं डेफिनेटली। तो गर्ल्स इस बार आप सभी लोगों के लिए चैलेंज है कि आपको बॉयज को पीछे छोड़ना है, और बॉयज आपके लिए ये टारगेट है कि आपको अपनी टॉप पोजीशन जो है वो बचा के रखनी है। तो देखते हैं इस बार टेस्ट के अंदर जो है कौन कौन जो है वो टॉप करता है, और कितने बॉयज टॉप 5 के अंदर आते हैं और कितने गर्ल्स जो है वो टॉप 5 के अंदर आते हैं ना। चलिए, तो देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, आपके पास में यहां पर जो है हर एक मशीन में दो वाइंडिंग होगी, ध्यान रखना हमेशा। एक वाइंडिंग होगी फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होगी आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग। हर एक मशीन में दो पार्ट होंगे, ध्यान रखना। एक पार्ट होगा आपका स्टेटर और दूसरा क्या होगा? रोटर। ध्यान रखना स्टेटर जो है वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा आपके पास में? स्टेशनरी पार्ट होगा, ऑलवेज स्टेशनरी पार्ट होगा। और रोटर हमेशा क्या होगा आपके पास में? ऑलवेज रोटेटिंग पार्ट होगा। किसी भी मशीन में ध्यान रखना हमेशा रोटर रोटेट होगा, और स्टेटर कभी भी आपके पास में रोटेट नहीं होगा। ये पॉइंट जो है अपने माइंड में बिठा लेना। तो ध्यान रखना रोटर आपके पास रोटर हमेशा रोटेट होगा, स्टेटर कभी भी रोटेट नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो देखो दो वाइंडिंग है और दो पार्ट है आपके पास में। अब कोई भी मशीन जो है वो किस पे काम करती है? तो वो काम करती है फेराडेज लॉ पर, है ना। फेराडे का नियम जो है या फेराडेज लॉ मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर में बता चुका हूं, फिर भी मैं यहां पर फिर से वर्ड रिपीट करता हूं, समझना। अपन ने पढ़ा था फेराडेज लॉ।
क्योंकि अपन जितनी बार मशीन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बार बार जो है आपके पास में वर्ड जरूर आएगा, फेराडेज लॉ। समझना, फेराडेज लॉ क्या होगा आपके पास में, फेराडेज लॉ क्या होगा, तो फेराडे ने क्या बोला था समझना, फेराडे ने ये बोला था कि आपके पास में अगर मान लो कोई भी अगर कंडक्टर अगर किसी भी फ्लक्स लाइन को कट करेगा तो उसकी वजह से आपके पास में क्या होगा, कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी कंडक्टर अगर फ्लक्स लाइन को कट करेगा या कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में आपके पास में कटिंग एक्शन होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर मैंने आपको लिखाया था आपके पास में स्टेटमेंट, व्हेन कंडक्टर कट्स, व्हेन कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, magnetic flux lines, magnetic flux lines, magnetic flux lines, due to this an EMF, due to this an EMF is induced। तो ध्यान रखना आपके पास में अगर कोई भी कंडक्टर अगर फ्लक्स लाइन को कट करेगा तो आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, ध्यान रखना ईएमएफ आपके पास में जो है इंड्यूस होगा। अब देखो बात आती है कि आपके पास मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो ध्यान रखना फ्लक्स यहां पर हमेशा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से कोई बताएगा, मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था कि हमेशा दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, कोई भी बताएगा, जल्दी से एक बार रिप्लाई करें कि दो टाइप के फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताना है सभी लोग को। देखते हैं कौन कौन रिवाइज कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बताओ कि दो टाइप के फ्लक्स कौन कौन से होते हैं आपके पास में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ट्रांसफार्मर में, मैंने आपको बताया भी था। चलिए समझना, मैंने आपको यहां पर दो टाइप के फ्लक्स बताए थे। एक फ्लक्स होता है आपके पास में, अगर हम बात करें यहां पर टाइप ऑफ फ्लक्स की, टाइप ऑफ फ्लक्स, तो यहां पर आपके पास में दो टाइप के फ्लक्स होंगे बेटा। और दो टाइप के फ्लक्स में कौन कौन सा होगा, पहला जो फ्लक्स होगा वो आपके पास में होगा टाइम वेरिंग फ्लक्स। क्या होगा आपके पास में, टाइम वेरिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड होगा आपके पास में टाइम इन वेरिंग फ्लक्स। ध्यान रखना दूसरा होगा आपके पास में टाइम इन वेरिंग फ्लक्स। तो ध्यान रखना दो फ्लक्स होंगे, एक टाइम के साथ में चेंज होगा और एक टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर मान लो मैं यहां पर वेवफॉर्म बना रहा हूं, इस तरह की वेवफॉर्म, अगर मान लो मैं बोल के चल रहा हूं कि ये मेरे पास में जो फ्लक्स है वो कुछ इस टाइप का है, यहां पर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कुछ इस टाइप का फ्लक्स है, यहां पर अगर हमारे पास में कोई भी फ्लक्स जो है वो इस टाइप का फ्लक्स है जिसको मैंने लिखा था Vm sin ओमेगा टी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है या फिर टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है या टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बोल रहा है सर लीकेज फ्लक्स और लिंकेज फ्लक्स। चलिए समझना, दो फ्लक्स होंगे कौन कौन से, एक होगा टाइम वेरिंग फ्लक्स और दूसरा होगा टाइम इन वेरिंग फ्लक्स। ये जो फ्लक्स मैंने आपके सामने बनाया है Vm नहीं φm है ना, यहां पर आप φm कर दो, तो φm इंटू साइन ओमेगा टी जो फ्लक्स है ये फ्लक्स कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, टाइम वेरिंग या फिर टाइम इन वेरिंग। क्या होगा आपके पास में, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, डेफिनेटली एकदम सही आंसर है। देखोगे अगर आप टाइम के साथ में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर आपके पास में नेगेटिव में जा रहा है, अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे टाइम वेरिंग फ्लक्स। और ध्यान रखना टाइम वेरिंग फ्लक्स किस में होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स आएगा वो टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा। लेकिन ध्यान रखना अभी अपन पढ़ रहे हैं डीसी मशीन, डीसी मशीन में जो फ्लक्स होता है वो टाइम इन वेरिंग फ्लक्स होता है, क्योंकि डीसी आपको पता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और डीसी जो है कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है ना। तो अगर हम बात करेंगे दूसरे फ्लक्स की, तो दूसरा फ्लक्स होगा आपके पास में टाइम इन वेरिंग फ्लक्स, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स। अगर मेरे पास में टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है तो यहां पर समझना टाइम इन वेरिंग फ्लक्स का मतलब क्या है कि ये जो आपका फ्लक्स होगा, अगला जो फ्लक्स होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में आपके पास में स्टेशनरी रहेगा, यानी कि ये फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में आपके पास में स्टेशनरी रहेगा। तो ये जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो मैंने बनाया हुआ ये टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मान लो इस टाइम इन वेरिंग फ्लक्स में अगर अपन किसी भी कंडक्टर को ले जाकर रख देते हैं, समझना ये आपके पास में क्या है, दो डायग्राम बनाए हैं, ये आपके पास में है कंडक्टर, ये है आपके पास में कंडक्टर, एंड बेटा सेकंड जो है ये आपके पास में है फ्लक्स,
ये मैंने क्या बोला, ये है हमारे पास में फ्लक्स। तो यहां पर फ्लक्स है और ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है। आप मुझे बताओ, अगर मेरा फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है, जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, मान लो यहां पर फ्लक्स लाइन है ना, यहां पर फ्लक्स लाइन है, मैं जाकर खड़ा हो जाता हूं, आप मुझे बताओ क्या वो फ्लक्स मुझे कट करेगा? जल्दी से बताओ। अगर कोई भी फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है और अगर मैं उसमें कंडक्टर को ले जाकर रख दूं, क्या वो फ्लक्स उस कंडक्टर को कट करेगा क्या? एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या अगर आप किसी भी टाइम इन वेरिंग फ्लक्स के अंदर, जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, अगर वहां पर कंडक्टर को ले जाकर रख दोगे, क्या वो कंडक्टर को कट करेगा क्या? नहीं। और अगर वो कंडक्टर, अच्छा कोई बोल रहा है यस कट करेगा, बेटा कैसे कट करेगा? मान लो यहाँ ये स्टेशनरी है, फ्लक्स लाइन यहाँ स्टेशनरी है, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, बताओ कट कट करेगा क्या? आपके नहीं कट करेगा ना। कभी भी कोई एक स्टेशनरी चीज दूसरी स्टेशनरी चीज को कट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है ना। अगर वो कट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। वो करंट होगा या नहीं होगा बात की बात है, वो करंट की बात अपन बाद में करेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि एक स्टेशनरी है और एक आपके पास में फ्लक्स है, क्या कटिंग एक्शन होगा? नहीं होगा, है ना। और आप मुझे बताओ फेराडे का नियम क्या है? फेराडे ने ये बोला था कि वेन कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, यानी अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कट करेगा ना, तो उसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ आएगा। तो यानी कि जब तक अगर कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होता है, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहां पर समझना, उसने क्या बोला कि फेराडे ने बोला था कि वेन कंडक्टर कट, है ना, यानी कि एक कंडक्टर होना चाहिए और किसको कट करेगा बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि फ्लक्स होना चाहिए। अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो बेटा कंडक्टर भी होना चाहिए और फ्लक्स भी होना चाहिए। मैंने बोला आपको, आपके पास में हर एक मशीन में दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी? एक होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो ध्यान रखना, जो आपके पास है, मैं बोल रहा हूं ना कि एक फ्लक्स होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं हर एक मशीन में दो वाइंडिंग है। तो ये जो वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग, यहां पर आपके पास में क्या होगा? हमेशा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखना, ऑलवेज प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास में? फ्लक्स। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में अगर मान लो कभी भी, समझना, मैंने क्या बोला यहां पर, समझना कि अगर मान लो कभी भी अगर आपके पास में जो है फील्ड वाइंडिंग होगी ना, तो फ्लक्स कहां से आएगा? फ्लक्स हमेशा फील्ड वाइंडिंग में होगा। और ध्यान रखना, ईएमएफ कहां पर इंड्यूस होगा? हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में? ईएमएफ ऑलवेज इंड्यूस इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है और फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बहुत बार आपको जेईएन में पूछा हुआ है कि बताओ ईएमएफ कौन सी वाली वाइंडिंग में होता है? ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में होता है, फ्लक्स हमेशा आपके पास में फील्ड वाइंडिंग में होता है ना। तो फ्लक्स हमेशा फील्ड वाइंडिंग में होगा, ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। अब समझना, मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर आपको ये बोला है कि अगर मेरा फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है, ये जो फ्लक्स है वो टाइम इन वेरिंग है, इसका मतलब क्या है समझना। फ्लक्स किस में आता है बेटा? फील्ड वाइंडिंग में आता है ना। तो यहां पर फ्लक्स का मतलब मैं बात कर रहा हूं फील्ड वाइंडिंग की, ये ध्यान रखना, फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं। और कंडक्टर मतलब क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला समझना। मैंने बोला अगर कोई भी कंडक्टर अगर फ्लक्स को कट करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो बेटा कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और मैंने बोला ईएमएफ तो किस में इंड्यूस होता है? ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब क्या होगा यहां पर आपके पास में कि ईएमएफ जो आएगा वो आपके पास में कहां पर आएगा? वो कंडक्टर मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में आएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो ध्यान रखना, आगे जितनी भी बार अगर अपन मशीन पढ़ें, आगे जितनी भी मशीन अपन पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं। फिर मैं बोलूंगा मैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि अपन बार बार यही बोलते हैं देखो फ्लक्स कट कर रहा है, देखो ईएमएफ आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स कट कर रहा है तो आपके माइंड में होना चाहिए अच्छा फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कट कर रहा है। मैं बोलूंगा एक ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है तो आपके माइंड में होना चाहिए अच्छा आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। तो यहां पर मैंने क्या बोला समझना, मैंने आपको बोला आपके पास में क्या है, एक मशीन है जिसके दो पार्ट है, एक जनरेटर और एक मोटर। जनरेटर आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, मोटर क्या काम करेगी? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। लेकिन दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपके पास में? सेम होगा। पर मैंने आपको बोला हर एक मशीन में दो वाइंडिंग होगी, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें से फील्ड वाइंडिंग में हमेशा
फ्लक्स आएगा और आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ आएगा। अब समझना, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, तो मैंने बोला हर एक मशीन में बेटा दो पार्ट है, एक पार्ट हमेशा स्टेशनरी होगा और दूसरा आपके पास में क्या होगा, रोटेटिंग होगा। और हमने ये बोला है कि अगर मान लो कोई भी टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है और कंडक्टर को ले जाकर रख दूं तो कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करवाना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इस कंडक्टर को यहां पर रोटेट करवाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो मुझे इस कंडक्टर को रोटेट करवाना पड़ेगा। और अगर इस कंडक्टर को रोटेट करवाना पड़ेगा तो समझना, अगर इस कंडक्टर को आपको रोटेट करवाना है, कंडक्टर को रोटेट करवाने का मतलब क्या है, ध्यान रखना, कंडक्टर को रोटेट करवाने का मतलब है आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाना। और आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, रोटेट तो कौन होता है, तो बेटा मैंने बोला रोटर ही रोटेट होता है। रोटेट कौन होगा, तो रोटर ही आपके पास में रोटेट होगा, स्टेटर कभी भी रोटेट नहीं होगा। तो अगर मान लो आपको कंडक्टर को रोटेट करवाना है, समझना क्लियरली, अगर कंडक्टर को रोटेट करवाना है मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाना है, तो बेटा आर्मेचर वाइंडिंग को आपको रोटर पर लाकर रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पर लाकर रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फील्ड वाइंडिंग कहां जाएगी, तो फील्ड वाइंडिंग आपके पास में जाएगी स्टेटर पर। ध्यान रखना, हर एक मशीन में दो वाइंडिंग होगी, इन दोनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग स्टेटर पर जाएगी और दूसरी वाइंडिंग आपके पास में रोटर पर जाएगी। तो मैंने बोला अगर मेरे पास में कंडक्टर को रोटेट करवाना है तो आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाना होगा, और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट करवाना है तो उसे रोटर पर लाकर रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास में फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है, क्या बोला मैंने, अगर मेरा फ्लक्स टाइम इन वेरिंग है और अगर मुझे यहां पर ईएमएफ इंड्यूस करवाना है ना, तो मुझे इस आर्मेचर वाइंडिंग को यानी कि कंडक्टर को बेटा रोटर पर ले जाकर रखना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां पर आपके पास में क्या होगा, इफ द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर, armature winding is placed on rotor and field winding is placed on stator, then क्या होगा आपके पास में EMF इंड्यूस होगा, then EMF will induce। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, then EMF will induce। हिंदी मीडियम वाले इसमें क्या लिखेंगे, तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बेटा कि अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम रोटर पर रखें और फील्ड वाइंडिंग को हम स्टेटर पर रखें तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक बात जल्दी से बताएंगे, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, एक बात जल्दी से बताएंगे सभी को क्लियर है। कंडक्टर फ्लक्स को कट नहीं कर सकता, ध्यान रखना, कंडक्टर फ्लक्स को कट कब नहीं कर सकता, जब ये स्टेशनरी है। मैं तो बोल रहा हूं कि मान लो यहां पर फील्ड है, और अब इस फील्ड में मैं कंडक्टर को रोटेट करवा रहा हूं, तो अब बताओ कट करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली कट करेगा ना यार। यहां फील्ड है, मैं इसमें कंडक्टर को रोटेट करवा रहा हूं तो वो कंडक्टर उस फील्ड को कट करेगा, लेकिन अगर मैं रोटेट ना करवाऊं तो कट नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, यहां पर अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो मुझे उसको रोटेट करवाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगर हम बात करें तो आप में से कोई देखो इंजीनियर है, दिमाग सभी का काम करता है, आप में से बहुत सारों को डाउट आएगा कि सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। आप क्या बोलोगे, सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा। मैं क्या काम करूंगा कि आपके पास में सर हम ऐसा काम करेंगे, इफ द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर, इफ द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर and armature winding is placed on stator, armature winding is placed on stator, then also EMF will induce। समझना, ये मैंने क्या बोला है, then also EMF will induce। तो यानी कि अगर हमारे पास में यहां पर स्टेटमेंट अगर आप सही से पढ़ोगे तो मैंने यहां पर क्या बोला, समझना, इस वाले स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि अपन फील्ड वाइंडिंग को कहां रख रहे हैं, समझना। मैंने क्या बोला कि आपके पास में यहां पर हमने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखा था, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूं कि मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रख दूं। तो आप बोलोगे सर एक काम करता हूं, मैं काम करूंगा, मैं तो इस कंडक्टर को रोटेट नहीं करवा रहा हूं। क्या बोलोगे, सर मैं कंडक्टर को रोटेट नहीं करवा रहा हूं, मैं काम करता हूं, कंडक्टर यहां स्टेशनरी है
मैं यहां पर इसके चारों तरफ जो फील्ड है ना, उस फील्ड को ही मैं रोटेट करवा दूं। अब बताओ फील्ड को रोटेट करवाने का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना फील्ड का मतलब क्या हुआ, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करवा दूं। समझना, फील्ड वाइंडिंग को आप सप्लाई डीसी दोगे, फ्लक्स स्टेशनरी होगा, लेकिन उस वाइंडिंग को ही मैंने रोटर पर रख दिया। अब वाइंडिंग रोटेट होगी तो उसके साथ में उसका फ्लक्स भी रोटेट होगा, तो वो फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, तो उसकी वजह से कंडक्टर में ईएमएफ आएगा। यानी आप बोलोगे सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं इस तरीके से भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है सभी को? जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्लियर? थोड़ा फास्ट रिप्लाई करना है सभी लोगों को, कोई डाउट हो तो पूछना है ना। अब आप बोलोगे सर मैं ऐसा भी कर लूं तो बताओ क्या होगा, मैं बोलूंगा एकदम वही सही बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना मशीन में हम ऐसा भी करते हैं, और ऐसा हम करते हैं कहां पर, हम करते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा आपके पास में सिंक्रोनस मशीन। कहां पर करते हैं अपन इसको, सिंक्रोनस मशीन। तो ध्यान रखना सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो है, सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है, लेकिन ये वाला काम अपन करते हैं कहां पर, डीसी मशीन में। यहां पर क्या होगा आपके पास में, ये वाला काम हम करते हैं कहां पर, डीसी मशीन के अंदर। तो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग ध्यान रखना स्टेटर पर होती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहां रखते हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा ना। तो बात आती है कि सर क्यों, क्यों आप बोलोगे सर मुझे फ्लक्स कटिंग एक्शन करवाना था। अगर मुझे फ्लक्स कटिंग एक्शन करवाना था तो मैं क्या काम करूंगा यहां पर आपके पास में, समझना, आप लोग सीरियल वीरियल तो देखते होंगे ना, सीरियल नहीं देखते हो क्या, सास बहू वाले? और जब कभी आप एक सीरियल देख लेना, कभी भी, मैं बोल रहा हूँ कि मोस्टली तो गर्ल्स की आदत होती है, लेकिन बॉयज भी एक काम करना, किसी 1 या 2 दिन कोई एक सीरियल को देख लेना। मैं बोल रहा हूँ उस सीरियल को जब आप एक दिन देख लोगे ना, तो जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा, स्टार्ट होगा ना, 8 बजे मान लो सीरियल स्टार्ट होने वाला है, तो वो होता है ना एक लत लग जाती है ना किसी को, नशा, वो भी एक तरह का नशा है। और वो नशा क्या है बताऊं, कि जैसे ही वो आप एक बार सीरियल देखोगे तो अगले दिन उसमें ऐसा ट्विस्ट छोड़ा जाएगा कि उसको देखने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, कि भाई कि यार मजबूरी है कि मुझे देखना है क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्विस्ट था। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब अगले दिन देखोगे तो अगले अगले के लिए भी क्या होगा, फिर से एक और नया ट्विस्ट वहां पर दे दिया जाएगा कि यार ये भी एक ट्विस्ट है, कि यार ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा क्यों किया गया, तो फिर से आप अगले दिन का सीरियल देखोगे। तो बेटा यही मान के चलो, इस सास बहू का मैं आपको सीरियल दिखा रहा हूं, है ना, ठीक है। तो यहां पर आपको सास बहू का सीरियल ही दिखा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर क्यों होता है, मैं एक ही दिन में बता दूंगा तो आप अगले दिन देखना पसंद करोगे क्या? मैंने आपको यहां पर ये बोला, मैंने आपको बोला कि ऐसा प्रिंसिपल हम डीसी मशीन में यूज करते हैं और ऐसा प्रिंसिपल हम कहां यूज करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में यूज करते हैं। अब आप मुझे बोलोगे सर अभी बता दो सिंक्रोनस मशीन का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं कहां बताऊंगा इसको, मैं बताऊंगा आपको सिंक्रोनस मशीन के अंदर, है ना। तो तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं इसको जानना तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसा होता है ना, वो नॉर्मली वही बात कर रहा हूं मैं ना। तो इसको जानने के लिए हम जब पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन तब मैं बताऊंगा, है ना। हाँ ऐसा मैं जरूर बोल सकता हूं, ऐसा मैं जरूर बोल सकता हूं कि सर 2 मेथड क्यों यूज किए गए। अगर मान लो इससे ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था तो क्यों सिंक्रोनस मशीन में ये यूज किया गया, और अगर मान लो इससे अच्छा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्यों डीसी मशीन में यूज किया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा डीसी मशीन, है ना। चलिए तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं डीसी मशीन, तो मैं आपको डीसी मशीन में बताऊंगा कि डीसी मशीन में ऐसा क्यों करते हैं। जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस मशीन में वैसा क्यों करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये पहला मेथड है और यहां पर आपके पास में दूसरा मेथड है। इनमें से ज्यादा एडवांटेजेस कौन सा है, तो ध्यान रखना दिस इज द मोर एडवांटेजेस, है ना। ये ध्यान रखना, ये मेथड जो होगा आपके पास में मोर एडवांटेजेस होगा, मोर एडवांटेजेस होगा, इसका ज्यादा बेनिफिट है इस वाले मेथड को यूज करना, ये आपके लिए ज्यादा एडवांटेजेस है। और ये वाला मेथड जो आपके लिए लेस एडवांटेजेस होगा, है ना, इसमें थोड़ा फायदा आपको जो है वो कम मिलेगा। यहां पर थोड़ा एडवांटेज कम है तो फिर आपके पास में डाउट आएगा सर इससे फायदा भी कम मिल रहा है,
सर अगर फायदा इससे कम मिल रहा है और अगर इस मेथड से आपको ज्यादा बेनिफिट यहां से मिल रहा है तो सर डीसी में ये क्यों यूज नहीं करते? क्या बोलोगे? सर अगर ये ज्यादा एडवांटेजेस है तो डीसी में ये मेथड यूज क्यों नहीं किया जाता है? कैसी क्या प्रॉब्लम होती है डीसी मशीन के अंदर कि हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, हम यूज करते हैं डीसी मशीन में ये, तो ये मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या दिक्कत आई है यहां पर, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि डीसी मशीन में हमें फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखना पड़ रहा है और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखना पड़ रहा है, जबकि वो आपके लिए ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। तो ये जो पॉइंट है वो आज की ही क्लास में आपका कवर होगा, लेकिन आने वाले आधे घंटे बाद, है ना? क्या होगा आपके पास में? अरे यार आप तो मेरा ट्विस्ट ही खत्म कर रहे हो यार दीपक, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगी यार। आप तो आगे का सीरियल पहले ही देख के आ रहे हो फॉरवर्ड में, ऐसी बात नहीं चलेगी। अपन आगे बताएंगे, है ना, कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए समझना। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास में डीसी मशीन के अंदर ये मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे उसका रीजन मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए आपके पास में ये क्लियर हो चुका होगा सभी को, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं मशीन। मशीन के अंदर मैंने क्या बोला, मशीन में दो पार्ट पड़ेंगे, एक जनरेटर, दूसरा होगा मोटर। जनरेटर हमेशा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, मोटर हमेशा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। जनरेटर और मोटर दोनों का आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना आपके पास में। फिर मैंने बोला हर एक मशीन में दो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है। हर एक मशीन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। अब देखो स्टेटर रोटर में मैंने क्या बोला कि आपके पास में जो फील्ड वाइंडिंग, फेराडे ने क्या बोला था, अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन होता है तो ईएमएफ आएगा। अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन करवाना है तो फ्लक्स टाइम वेरिंग भी हो सकता है और टाइम इन वेरिंग हो सकता है। अगर फ्लक्स टाइम इन वेरिंग होगा तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मुझे फील्ड वाइंडिंग को एक बार रोटर पर रखना पड़ेगा और एक बार फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखना पड़ेगा। दो तरीके से अपन ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दें सभी लोग, यहां तक का पार्ट क्लियर है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, और मैंने आपको बोला कि हम डीसी मशीन में दो पार्ट पढ़ेंगे, एक होगा आपके पास में जनरेटर और दूसरा होगा आपके पास में मोटर। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो पहले अपन जनरेटर पढ़ेंगे सेपरेटली, और जैसे ही जनरेटर खत्म होगा उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोटर। क्लियर? चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा डीसी जनरेटर की। अभी मैं मोटर के बारे में कोई नाम नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं जो आगे पढ़ाने वाला हूं वो आपके पास में क्या होगा, मोटर की बात, जनरेटर की बात करूंगा, मोटर की बात नहीं करूंगा, है ना। यहां पर ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने बात की है मोटर की या जनरेटर की? नहीं बेटा, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है मशीन की बात कर रहा हूं मैं, ना। मशीन मतलब चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मशीन की बात कर रहे थे, अब हम इंडिविजुअली बात करेंगे जनरेटर और मोटर की। तो पहले अपन जनरेटर की बात करते हैं। जनरेटर जो होता है, ध्यान रखना, डीसी मशीन में जो डीसी जनरेटर होता है वो डीसी जनरेटर किस रूल पर काम करता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर काम करता है, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है। हिंदी मीडियम में आप ऐसा बोलोगे। तो ध्यान रखना आपके पास में ये किस पर काम करता है, तो डीसी जनरेटर किस पे काम करेगा, तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान रखना किस पे काम करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर वो काम करेगा, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर जो है वो काम करता है। अब देखो यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मतलब क्या है वो समझना क्लियरली सभी, है ना। बहुत काम आएगा आगे जाकर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है, कोई भी एक मैग्नेट है, और ये आपका साउथ पोल है। ये आपके पास में क्या, एक नॉर्थ पोल है, और यहां पर आपके पास में क्या है, एक साउथ पोल है, और यहां पर आपके पास में इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में यहां पर एक कॉइल है, या आप बोल सकते हो एक टर्न है। ये कॉइल है आपके पास में, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपके पास में रोटेट हो रही है। इस तरह से आपके पास में कॉइल है, ये आपके पास में कॉइल है। तो मैंने क्या बोला, यहां पर मेरे पास में क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ये कॉइल है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है आपके पास में, आई करंट आपके पास में है, समझना आई करंट आपके पास में है। अब वो करंट कैसे आएगा वो भी हम बात करेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर जाने से पहले
अगर ये आपके पास में कोयल के में करंट कितना है आई है, और यहां पर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है एन है, और यहां पर फ्लक्स लाइन, ध्यान रखना मैंने क्या बोला था कि फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पर क्या होगी, लीव होगी। तो ये आपके पास में क्या है, फ्लक्स लाइन से, ये आपके पास में फ्लक्स लाइन से जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पर लीव हो रही है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या है, ये है फ्लक्स लाइन। फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पर आपके पास में क्या होगी, लीव होगी। तो फ्लक्स यहां से यहां पर जा रहा है। अगर मान लो उसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, बी है। तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर मान लो एक कोयल में करंट आई फ्लो हो रहा है, और अगर उस कोयल को अगर हम कितनी स्पीड से रोटेट करवा रहे हैं, तो वी वेलोसिटी से अगर वो रोटेट हो रही है। अगर कोई भी कोयल अगर वी वेलोसिटी से अगर रोटेट होती है ना, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, स्टैटिकली या डायनेमिकली। यहां पर दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक होगा स्टैटिकली और दूसरा होगा आपके पास में स्टैटिकली और दूसरा होगा डायनेमिकली। ईएमएफ जो इंड्यूस है वो ध्यान रखना दो तरीके से होता है, डायनेमिकली। डायनेमिकली कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर आपके पास में ये कॉइल है, अगर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं यहां पर, तो ये इस फ्लक्स को कट कर रही है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ये करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर जो आपके पास में ईएमएफ आएगा कौन सा आएगा, डायनेमिकली। एकदम सही आंसर है। तो ध्यान रखना, अगर आप कभी रोटेशन से अगर ईएमएफ इंड्यूस करवाते हो, तो मोशन से अगर कभी भी आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसको बोला जाता है डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं था, ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मर में कुछ सॉरी, ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना बेटा, वो होगा स्टैटिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा। ट्रांसफॉर्मर में कभी भी डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। तो यहां पर डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आपने याद की होगी इक्वेशन 11th-12th क्लास में, डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उस इक्वेशन को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर आपके पास में डायनेमिकली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, डायनेमिकली ईएमएफ जो होगा उसकी जो इक्वेशन आएगी, ध्यान रखना, वो होगा आपके पास में E इक्वल टू होगा वी बी एल इंटू साइन थीटा। इसी को आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा, V क्रॉस बी इंटू एल, V क्रॉस बी इंटू एल। याद आ रहा होगा कुछ आपके पास में, V क्रॉस बी इंटू एल जो होता है ये डायनेमिकली ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो यहां पर आता है वी बी एल इंटू साइन थीटा। तो ध्यान रखना ये होगा VBL इंटू साइन थीटा। तो ये आपका डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस की इक्वेशन आपको याद करनी है। बहुत बार आपको एग्जाम में डायनेमिकली ईएमएफ की इक्वेशन आपको पूछी हुई है, तो ये इक्वेशन आपको यहां पर लिखनी है ना। तो VBL इंटू साइन थीटा में ध्यान रखना V क्या होगा, तो जितनी स्पीड से वो घूम रहा है, और घूमने को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहां पर जो V होगा, V यहां पर क्या होगा समझना बेटा, V यहां पर होगा वेलोसिटी, और यहां पर B क्या होगा, B आपके पास में होगा फ्लक्स डेंसिटी, और थीटा L जो होगा आपके पास में क्या होगा, वो होगा आपके पास में लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ध्यान रखना है थीटा जो होता है वो किस किस के बीच का एंगल होता है, तो ये एंगल बिटवीन होगा आपके पास में एंगल बिटवीन V एंड B। एंगल बिटवीन V एंड B मतलब क्या होगा, वेलोसिटी और फ्लक्स डेंसिटी के बीच का जो एंगल होगा ना, वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपके पास में थीटा। तो ये ध्यान रखना है आपको इक्वेशन सभी को, है ना। चलिए, हाँ इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी आता है, डेफिनेटली अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अभी इसको अपन प्रिंसिपल में यूज करेंगे। तो ध्यान रखना ये जो मैंने आपको लिखाई है ना, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है। ये ध्यान रखना डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है। अब इसी प्रिंसिपल को अपन यूज करेंगे यहां पर। तो ध्यान रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है समझना। अगर हम बात करते हैं किसकी बताओ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब समझना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग ने क्या बोला था उसको अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो समझना यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में नॉर्थ पोल और ये हमारे पास में साउथ पोल। ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ पोल, और ये है हमारे पास में साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। और फ्लक्स लाइन ध्यान रखना हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, तो फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी
और साउथ पर आपके पास में क्या होगी, एंड होगी। तो ये हमारे पास में क्या है, फ्लक्स लाइन से यहां पर क्या है आपके पास में, ये फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पर आपके पास में क्या होगी, एंड होगी। चलिए समझना, तो ये फ्लक्स लाइन आपके पास में इस तरीके से। और मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि यहां पर जो कोयल है, यहां पर एक कोयल है, वो कोयल क्या करेगी बताओ, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पर रोटेट होगी। यहां पर कोयल क्या होगी, रोटेट होगी। अब मैंने क्या बोला कि डीसी मशीन में ध्यान रखना, जो पार्ट रोटेट होता है उसको अपन रोटर पर रखते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि डीसी मशीन में ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर रखी जाती है ना। तो यहां पर एक कोयल जो है वो रोटेट हो रही है, समझना, वो इस तरीके से रोटेट हो रही है। तो देखो इसने क्या बोला था, फ्लेमिंग ने बोला था कि अगर आपको कभी भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखना है ना, तो फ्लेमिंग ने बोला राइट हैंड, देखो सभी को ये तो पता है ना राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। बहुत सारे उसी में कंफ्यूज होते हैं कि राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। जल्दी से बताओ, ये तो पता है सभी को। एल के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं करते बेटा गौरव, एल के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, एल के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है ना। वी क्रॉस बी इंटू एल होता है, वो डॉट नहीं होता है ना, इंटू एल होता है, डॉट नहीं लगाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ध्यान रख लेना इस इक्वेशन में, यहाँ पर जो लिखा है ना ये डॉट नहीं आता है बीच में, वो इंटू आता है। ऐसा मत कर देना कि डॉट लगा दो बीच में, सभी को पता है। चलिए, बहुत सारे एक्चुअली हिंदी मीडियम वाले हैं, देखो मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो लेफ्ट राइट में अपन क्या करते हैं कि अपन वैसे याद करते हैं, घर पे आपको पता है ना कि जो मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना है, तो फिर अपन वहां से रिलेट करते हैं। बट इतना अब अपन समझ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है। हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, हाँ बहुत सारे दिक्कत रहती है। चलिए एक चीज़ पूछ रहा हूँ, वैसे मैं बोल चुका हूँ, राइट हैंड को अपन क्या बोलते हैं, दायां या फिर बायां, जल्दी से बताओ। राइट हैंड को अपन क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं या फिर बायां, क्या होगा देखते हैं, ये किसको पता है। चलिए जल्दी से बताओ। राइट हैंड मतलब दायां, चलिए यार ये तो पता है, बहुत अच्छी बात है यार। राइट हैंड का मतलब क्या होता है, दायां हाथ होता है ना। बहुत सारे एक्चुअली राइट हैंड का मतलब उल्टा, मतलब वो जो है आप उसको रिलेट कर लेते हो घर पर जो अपन वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना राइट हैंड का मतलब होता है आपके पास में दायां हाथ है ना। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है आपके पास में, हाँ यही तो कंफ्यूजन है, वही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली उसी में कंफ्यूज होते हैं दायां और राइट हैंड में ना, क्योंकि अपन नॉर्मली, आपको अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको डावला ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हो, वो इस लेफ्ट हैंड के लिए अपन यूज करते हैं, तो वहीं से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उल्टा हाथ जिसको अपन नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं। बट कंफ्यूज नहीं होना है, राइट हैंड का मतलब होगा दायां और ध्यान रखना लेफ्ट हैंड का मतलब होगा बायां, है ना। हाँ वो सभी को कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली। चलिए समझना, और बहुत बार अपन कहीं केब में ट्रेवल भी करते हैं और अपन बोलते हैं ना कि भैया लेफ्ट ले लेना है राइट ले लेना, तो अपन एक बार हाथ की तरफ देखते हैं कि यार लेफ्ट और राइट किधर जाना है। वो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, इंजीनियर की सबसे बड़ी वीकनेस ही होती है बेटा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वीकनेस होती है। तो मैं समझ सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मीडियम में याद रखो, ओनली इंग्लिश में याद रखो, राइट हैंड रूल, बस खत्म, है ना। लेफ्ट हैंड और दायां और राइट हैंड दोनों याद नहीं रखने, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए समझना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो समझना सभी को पता होगा कि ये आपके पास में राइट हैंड है। अब देखो बहुत बार राइट हैंड रूल क्या होता है, तो समझना पहली चीज तो ये कि ये जो फिंगर है इसको अपन बोलते हैं फोर फिंगर, ध्यान रखना। ये जो सबसे ऊपर वाली फिंगर है इसको बोला जाता है फोर फिंगर या फिर बोला जाता है फर्स्ट फिंगर। तो ये जो फोर फिंगर है, फ्लेमिंग ने बोला था कि ये जो फोर फिंगर आपको दिख रही होगी ना, ये फोर फिंगर हमेशा फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। क्या बोला मैंने, फोर फिंगर आपके पास में हमेशा फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी, और मिडल फिंगर जो है वो हमेशा आपके पास में करंट की डायरेक्शन को बताएगी, और थंब किसको बताएगा, आपके पास में रोटेशन को बताएगा। फिर से बोल रहा हूं समझना, फोर फिंगर जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी, मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर ये जो है आपके पास में दिख रही होगी मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर जो है वो आपके पास में करंट की डायरेक्शन को बताएगी, तो थंब किसको बताएगा, आपके पास में रोटेशन को बताएगा। ये बोला था किसने, आपके पास में फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो फ्लेमिंग ने क्या बोला था, फोर फिंगर किसको बताएगी, जल्दी से बताओ। फोर फिंगर जो है वो आपके पास में फ्लक्स की डायरेक्शन को अगर बता रही है, तो आपके पास में मिडल फिंगर किसको बताएगी, और जो आपके पास में थंब किसको बताएगा, जल्दी से बताओ।
थंब किसको बताएगा? तो आपके पास में थंब बताएगा आपके पास में रोटेशन को, और यहां पर मिडिल फिंगर जो है वो आपके पास में करंट की डायरेक्शन को जो है वो आपको शो करेगी। क्लियर? चलिए, तो फोर फिंगर जो है ध्यान रखना, हिंदी में अपन बोलते हैं, बेचारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत टफ टफ वर्ड याद करते हैं। हिंदी को इसमें बोलते हैं अपन तर्जनी अंगुली। फोर फिंगर को अपन क्या बोलते हैं? तर्जनी अंगुली। मिडिल फिंगर को अपन बोलते हैं मध्यिका, और थंब को तो अंगूठा बोलते हैं, वो तो सभी को पता है ना। तो आपके पास फोर फिंगर का ध्यान रखना, तर्जनी अंगुली जो है वो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए समझना। चलिए, मैंने क्या बोला? फोर फिंगर फ्लक्स को बता रही है, मिडिल फिंगर करंट को, थंब किसको बताएगा? रोटेशन को बताएगा। अब देखो, आपको यहां पर ऐसा देखना है ना, यहां पर सामने से देखना है आपको जो दिख रहा है वो। तो मैंने क्या बोला? फोर फिंगर फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। तो यहां पर अगर आप देखो, फ्लक्स कहां से जाता है? नॉर्थ से साउथ पर। तो फ्लक्स कहां से कहां जा रहा है बताओ? नॉर्थ से साउथ पर जा रहा है, और नॉर्थ से साउथ पर जा रहा है। और देखो ध्यान रखना, मैं आपको जनरेटर पढ़ा रहा हूं, पहली चीज ध्यान रखना, मैं आपको जनरेटर पढ़ा रहा हूं। और जनरेटर में अगर आप मुझे बोलोगे कि बताओ क्या होगा, तो जनरेटर में मैंने बोला मैकेनिकल इनपुट दूंगा, और मैकेनिकल इनपुट दूंगा तो मैं उसको रोटेट करवाऊंगा। क्या बोला मैंने? इनपुट में हम क्या देके चल रहे हैं बेटा? इनपुट में हम देंगे यहां पर मैकेनिकल इनपुट, है ना, क्योंकि मैं आपको जनरेटर के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो मैकेनिकल इनपुट में मैं रोटेट करवाऊंगा। अब देखो, मेरे हाथ में है रोटेशन, समझना, मेरे हाथ में है रोटेशन। तो मैं इस वाइंडिंग को मैं इधर भी रोटेट करवा सकता हूं क्लॉकवाइज में, मैं एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट करवा सकता हूं। तो मैं बोल रहा हूं जो बुक्स में लिखा होता है, जो स्टैंडर्ड माना जाता है, हम क्लॉकवाइज रोटेशन को स्टैंडर्ड यहां पर मान के चलते हैं ना। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस कंडक्टर को या इस कोइल को रोटेट करवा रहा हूं, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट आप बता दो पहले, कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो तीनों फिंगर है, इन तीनों फिंगर के बीच का एंगल कितना होता है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एंगल? जल्दी से बताएंगे। ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं करवाए? ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस शेड्यूल मतलब कुछ समझ में नहीं आया, एक बार वापस पूछो। आशीष, क्या पूछना चाह रहे हो? कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। हाँ, एकदम सही आंसर है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों फिंगर के बीच का एंगल क्या होता है, तो आपके पास में 90 डिग्री रहेगा, एक फिंगर का दूसरे फिंगर की रेस्पेक्ट में। तो चलिए समझना, यहां पर मैंने क्या बोला कि हम पढ़ रहे हैं जनरेटर। जनरेटर में मैं खुद रोटेशन कराऊंगा, यानी कि यहां पर क्या होगा? जनरेटर में हम क्लॉकवाइज में रोटेशन करवा रहे हैं, हम इधर रोटेशन करवा रहे हैं। तो रोटेशन अगर मैं यहां पर करवाऊंगा ना, तो समझना रोटेशन का मतलब क्या है, कि मैं खुद उधर रोटेट करवा रहा हूं, मैं खुद इस डायरेक्शन में यहां पर रोटेट करवा रहा हूं। किसको? तो इस आर्मेचर वाइंडिंग को। ये आपके पास में क्या ध्यान रखना, ये बीच वाला पार्ट जो है वो रोटर का है, जिसको हम रोटेट करवा रहे हैं। अगर मैं रोटेट करवा रहा हूं तो बताओ, ये कंडक्टर अगर इसमें रोटेट होगा, या फिर यहां पर जो कोयल होगी जब इधर रोटेट होगी, तो उस कोयल में क्या होगा? वो कोयल इस फ्लक्स लाइन को कट करेगी। अगर वो कोयल इस फ्लक्स लाइन को कट करेगी, उसकी मतलब इस कोयल में क्या होगा? यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, मैंने बोला फोर फिंगर फ्लक्स को बताएगी, थंब रोटेशन को बताएगा। तो बताओ, रोटेशन में किधर करवा रहा हूं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करा रहा हूं। तो ये मिडल फिंगर जो है वो करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहां पर ईएमएफ भी बोल सकते हो, करंट या फिर किसकी डायरेक्शन को बताएगी आपके पास में? ईएमएफ। क्योंकि मैंने क्या बोला बताओ, ये कंडक्टर अगर इस फ्लक्स लाइन को कट करेगा, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा आपके पास में? इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस पॉइंट को मैं अप्लाई कर रहा हूं, अब समझना। मैंने बोला कि कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में बताओ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर? 11th-12th क्लास में, कि जैसे मान लो आपके पास में ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। अगर मान लो इस कंडक्टर को मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं, अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट करवाऊं, तो करंट किधर होगा? तो अपन क्या करते हैं बताओ? उसके लिए अपन चाहें तो ध्यान रखना, रोटेशन को अगर देखना है या करंट को देखना है, करंट को देखना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। समझना, फोर फिंगर फ्लक्स है, थंब रोटेशन है, मिडल फिंगर करंट या ईएमएफ है। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। आप इसको करंट बोल सकते हो, आप इसको आप करंट बोल दो, इसको आप रोटेशन बोल सकते हो। तो समझना, मैंने क्या बोला? करंट कहां जा रहा है बताओ? करंट जो है रोटेशन उधर जा रहा है। रोटेशन अगर उधर जा रहा है, तो अपन फिंगर को जब इसे कर्ल करेंगे कि रोटेशन उधर जा रहा है, तो बताओ करंट कहां जा रहा है? अंदर। चलिए समझना,
ठीक है बेटा, बताता हूँ, मेंटेनेंस वाला भी अपन बताते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर भी, है ना। चलिए, तो देखो यहां पर समझ लेना, अगर मान लो रोटेशन इधर हो रहा है, तो रोटेशन इधर हो रहा है तो करंट कहां जाएगा, तो रोटेशन अगर आपको उधर बताना है तो करंट आपको अंदर जा रहा होगा। अंदर का मतलब क्या है समझना, हम हमेशा करंट को हम हमेशा करंट को एरो से दर्शाते हैं। एरो मतलब तीर के निशान से दर्शाते हैं। और जब आप छोटे थे तो आपको पता है सभी को जो आपके महाभारत है और वो सभी को पसंद आती थी। आप सभी लोगों ने तीर देखे होंगे बहुत बार चलते हुए। आपको लगा होगा कहीं तीर जो है वो टीवी के बाहर आके मुझे ना लग जाए। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने कभी भी एरो देखा होगा, जब टीवी आप देख रहे होंगे, जब तीर आपकी साइड में आ रहा होगा, ये जो एरो है ये मेरी साइड में जब आएगा, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या शो होगा, मुझे क्या दिखेगा, उसमें डॉट दिखेगा या क्रॉस। क्योंकि हम करंट को ध्यान रखना, हमेशा करंट को हम हमेशा एक एरो के निशान से दर्शाते हैं। अगर मेरी साइड में अगर आएगा तो देखो मुझे क्या दिखेगा, इसका टॉप यहां पर ये पॉइंट दिखेगा और ये पॉइंट दिखेगा। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी करंट मेरे पास में सॉरी इनकमिंग है, क्या बोला मैंने, अगर कभी भी मेरे पास में करंट अगर इनकमिंग है मेरी साइड में है तो मैं डॉट से उसको शो करूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, करंट मेरे से दूर जा रहा है, तीर मेरे से दूर जा रहा है, तो मुझे पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा। ये पीछे वाला पार्ट मुझे ऐसा दिखाई देगा, ऐसा शो होगा क्रॉस के जैसा। तो ध्यान रखना, करंट अगर आपकी साइड में इनकमिंग है तो आप हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, और करंट अगर आपके पास में आउट गोइंग है तो ध्यान रखना आप क्रॉस के निशान से शो करोगे। तो ये कब होगा आपके पास में आउट गोइंग, ये होगा बेटा आपके पास में आउटगोइंग। अगर करंट होगा तो आप क्रॉस के निशान से दर्शाओगे। पहले आप मुझे बताओ ये समझ में आ गया, क्योंकि इन्हीं चीजों को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। एक बार जल्दी से बताएंगे, ये क्रॉस और डॉट चीजें समझ में आ गई, ये क्रॉस और डॉट समझ में आ गया। किसी को अगर रिपीट करना है तो बता देना। वैसे आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत आपने देखी होगी, तो वहां पर आपके पास में तीर के निशान तीर बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले RRR भी देखी होगी सभी लोगों ने, वहां पर भी बहुत चले थे तीर। क्लियर। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो चुका है कि यहां पर क्रॉस और डॉट क्या होगा, तो मैंने क्या बोला समझना। अगर मेरे पास में रोटेशन अगर उधर जा रहा है ना, रोटेशन उधर जा रहा है, तो थंब देखो कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब इस बोर्ड पर देखना है, बोर्ड पर देखना है, थंब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो बताओ करंट मेरे से दूर जा रहा है। अगर इस बोर्ड से बाहर आ रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा, करंट मेरी साइड में आएगा। अगर करंट मेरे से दूर जा रहा है ना, तो मुझे वहां पर क्रॉस का निशान जो है वो शो करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, समझना। अगर हम बात करें यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा, इसके अंदर देखो, मैंने बोला यहां पर ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, और थंब रोटेशन को बताएगा। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे फ्लक्स उधर जा रहा है, थंब अपवर्ड है, क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने करवाया है, तो बताओ करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब करंट अंदर जा रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस जो है वो आपके पास में साइन हम शो करेंगे। क्या शो करेंगे हम, यहां पर क्रॉस, और यहां पर क्रॉस आएगा तो उधर वाले पर क्या आएगा, डॉट आएगा। अब बहुत सारों को डाउट आएगा कि सर अंदर इधर क्रॉस जाएगा, इधर डॉट कैसे आएगा, तो उसको भी मैं आपको यहां पर समझाता हूं, समझना है एक अलग डायग्राम से। अगर हम इसको इसी डायग्राम से देखें, जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये है आपके पास में साउथ पोल, ये है आपके पास में साउथ पोल है, और यहां पर एक कोयल है। मैं कोयल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये हमारे पास में कोयल है, और इस कोयल में आपके पास में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और मैंने आपको बोला कि फ्लक्स लाइन आपके पास में कहां पर है, तो नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, नॉर्थ से साउथ पर जा रही है। तो यहां पर मैंने बोला कि करंट अंदर जाएगा। अब देखो ये ध्यान रखना, ये 3D स्ट्रक्चर है ना, 3D स्ट्रक्चर मतलब इसको आप ऐसे आप ये मान के चलो 3D में। अब 3D में है तो यहां से करंट जो है, मैंने क्या बोला, फ्लक्स अगर उधर जा रहा है तो करंट अंदर जाएगा। करंट अंदर जाने का मतलब ये जो कोयल है, ये जो कोयल है आपके पास में, इसमें करंट अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, फिर इधर से घूमते हुए फिर यहां से देखो बाहर आएगा। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको उठाकर अगर आप देखोगे तो इधर से करंट अंदर जा रहा होगा और वहां से घूमकर बाहर आ रहा होगा। तो आपको क्या दिख रहा है बताओ, यहां से करंट अंदर जा रहा है, कौन से वाले पोल पर, नॉर्थ पोल पर करंट अंदर जा रहा है, और साउथ पोल से करंट बाहर आ रहा होगा। इसीलिए मैंने बोला है कि यहां पर समझना, इसीलिए मैंने बोला है कि यहां पर हमारे पास में क्रॉस आएगा और यहां पर डॉट आएगा। एक बार जल्दी से बताओ, ये नॉर्थ पर क्रॉस क्यों आया है और साउथ पर डॉट क्यों आया है, वो समझ में आ गया सभी को। चलिए जल्दी से बताओ।
अच्छा मैं ट्रिपल आर दिखता हूँ? नहीं बेटा, मैं ट्रिपल आर नहीं, मैं दिखता हूँ है ना, आपको पता है पंकज त्रिपाठी सर की तरह दिखता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग वैक्टिंग करने की। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो चुका है, सभी को समझ में आ गया, मुझे पता है समझ में आ गया, अभी बहुत कुछ समझ में आ गया। बहुत सारे ना घर पे बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे समझना। वो रखेंगे हाथ को ऐसे, क्या बोलेंगे, आप रखोगे हाथ को ऐसे, मतलब एक्चुअली अपन ऐसे रहेंगे ना, जैसे मैं आपकी तरह हूं, ये आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर देखोगे, आप बोलोगे सर हाथ मेरा ऐसा है। सर आप बोल रहे हो कि देखो फ्लक्स उधर जा रहा है, आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग है ना, कंप्यूटर पर आपके सामने उल्टा होगा। जब आप देखोगे आप बोलोगे अच्छा सर फ्लक्स उधर जा रहा है और करंट तो देखो मेरी साइड में आ रहा है। बेटा सामने से नहीं देखना है ना, हमेशा अगर आपको देखना है तो आपको इधर से देखना है। जैसे मैं देख रहा हूं ना, तो मैं इधर से नहीं देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं ना, मैं यहां से देख रहा हूं, देखो फ्लक्स उधर जा रहा है। थंब मोशन को शो करेगा और मिडिल फिंगर किसको शो करेगी आपके पास में, करंट को शो करेगी। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो फ्लक्स उधर जा रहा है, थंब रोटेशन को शो कर रहा है और ये करंट को शो कर रहा है इनसाइड, तो करंट अंदर जा रहा होगा और रोटेशन कहां पर होगा, क्लॉकवाइज के अंदर होगा। तो सामने से मत देखना बस है ना, आपको इधर से देख के चलना है, यही आपको डाउट रहेगा और कुछ नहीं है ना। क्लियर? ये समझ में आ गया, ये गलती मत करना, बस सामने से मत देखना, नहीं तो आपका जो सारा रूल है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए, मुझे यहां से पता लग गया कि कहां पर क्रॉस आएगा, कहां पर डॉट आएगा, मोशन हमारे पास में क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो समझना ये जो डायग्राम है, मैं यहां पर कुछ ऐसे डायग्राम से शो करके चल रहा हूं और यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। जैसे मान लो ये आपकी फ्लक्स लाइन है, ये आपके पास में क्या है, फ्लक्स लाइन से, ये हमारे पास में क्या है, फ्लक्स लाइन है जो कहां से कहां पर जा रही है, नॉर्थ से साउथ पर जा रही है। ये हमारे पास में क्या है, फ्लक्स लाइन है। और मैंने बोला यहां पर हमारे पास में क्या होगा, तो यहां पर एक कोयल होगी जो इनके बीच में क्या होगी, रोटेट होगी। यहां पर हमारे पास में कोयल होगी जो इनके बीच में रोटेट होगी। अगर आप देखोगे यहां पर समझना, तो मैंने क्या बोला, ये मेरा नॉर्थ है मान लो, और ये मेरे पास में क्या है, साउथ है, और इनके बीच में यहां पर एक कोयल जो है वो रोटेट हो रही है। अगर मैं पॉइंट पर बात करूं, यहां पर इस पॉइंट वन पर, इस पॉइंट वन पर, ये पॉइंट है हमारे पास में टू, ये पॉइंट है हमारे पास में थ्री, और ये हमारे पास में क्या है, फोर। आप यहां पर पोल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि ये हमारे पास में क्या है, समझना, ये हमारे पास में क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ पोल है, और इधर क्या है हमारे पास में, साउथ पोल है। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल से इस तरह का डायग्राम, तो यहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हो क्या रहा होगा। तो मैंने क्या बोला समझना, मैंने बोला कि फ्लक्स इधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ पर जाएगा, ये कोई इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही होगी क्लॉकवाइज में। अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, तो देखो फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, तो ये फ्लक्स लाइन आपके पास में रोटेट हो रही होगी, इस तरह से जा रही होगी। यहां से क्या होगा, तो यहां पर आपके पास में फ्लक्स लाइन नॉर्थ से कहां पर जा रही है, साउथ पर जा रही है, इस तरह से फ्लक्स लाइन से है ना, ये फ्लक्स लाइन से, ये फ्लक्स लाइन से आपके पास में। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये कंडक्टर ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहां से अगर हम बात करें तो समझना, रोटेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, एक मिनट वेट करो। बेटा 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन थोड़ी ब्लैक दिखाई देगी, 1 मिनट वेट करना।
चलिए अब समझना, देखो अगर हम बात करें यहां पर, चलिए समझना, तो देखो ये हमारे पास में एक डायग्राम बना है। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, चलिए समझना, तो ये आपके पास में एक डायग्राम है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास में फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ पर जाएगी, और ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा। तो ये कंडक्टर यहां पर होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर यहां पर इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा। आप मुझे बता सकते हैं यहां पर इस पोजीशन वन पर, इस पोजीशन वन पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन और कंडक्टर के रोटेशन का बीच का एंगल कितना है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां पर फ्लक्स लाइन और कंडक्टर के रोटेशन के बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इस पोजीशन वन पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अपन बात कर रहे हैं कहां पर, एट पोजीशन वन पर, एट पोजीशन वन, पोजीशन वन पर देखोगे अगर आप, तो यहां पर आपके पास में जो है फ्लक्स लाइन इधर जा रही है, कंडक्टर भी उधर जा रहा है, रोटेशन दोनों सेम है। 180 डिग्री कैसे दिख रहा है बेटा? यहां पर एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन भी उधर जा रही है, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होता है 0, है ना? क्या होगा आपके पास में? 0 होगा। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि पोजीशन वन पर जो एंगल होगा दोनों के बीच का एंगल थीटा, वो कितना होगा? 0। अगर 0 होगा तो बताओ यहां पर अगर हम बात करें, तो मैंने आपको ईएमएफ की इक्वेशन लिखाई थी, क्या बताओ? वी बी एल इंटू साइन थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें इस पोजीशन वन पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए पोजीशन वन पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना होगा, ई इक्वल टू वी बी एल इंटू साइन थीटा, कितना है? 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है? तो ध्यान रखना साइन 0 हमेशा 0 होता है। अगर 0 होगा तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? 0 आएगा। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ पोजीशन वन पर ईएमएफ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पोजीशन वन पर ईएमएफ जो है वो 0 आएगा, क्योंकि एंगल हमारे पास में 0 है। लेकिन अगर हम बात करें कहां पर, पोजीशन टू पर, अगर हम बात करें पोजीशन टू पर, तो पोजीशन टू पर अगर आप देखोगे तो कंडक्टर नीचे जा रहा है और एंगल आपके पास में फ्लक्स लाइन इधर आ रही है ना, फ्लक्स इधर जा रहा है और कंडक्टर नीचे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पोजीशन टू पर अगर आप बात करोगे तो पोजीशन टू पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर ईएमएफ कितना आएगा बताओ? वी बी एल इंटू साइन 90, और साइन 90 सभी को पता है 1 होता है, तो ई इक्वल टू आएगा वी बी एल। तो यहां पर आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वी बी एल। नेक्स्ट अपन बात करें, बताओ पोजीशन थ्री पर। अब आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि पोजीशन थ्री पर जो आपके पास में ईएमएफ होगा, एंगल कितना होगा पहले ये बताओ, और फिर आपको बताना है ईएमएफ कितना होगा। जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। पोजीशन थ्री पर क्या आएगा? पोजीशन थ्री पर एंगल कितना होगा? तो देखो आपके पास में कंडक्टर उधर जा रहा है, फ्लक्स लाइन इधर आ रही है, कंडक्टर उधर जा रहा है, फ्लक्स लाइन इधर आ रही है। तो पोजीशन थ्री पर अगर मैं देखूं तो ईएमएफ कितना होगा? तो इधर और इधर मतलब क्या हुआ, पूरा एक आपके पास में अपोजिट हो गया। अपोजिट का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? एंगल देखो आपके पास में इधर जा रहा है एक लाइन और एक इधर जा रही, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का 180। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एंगल जो होगा वो होगा आपके पास में 180 डिग्री, एंगल होगा 180। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें वी बी एल इंटू साइन 180, तो ध्यान रखना साइन 180 भी 0 होता है, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 0। अगर हम बात करें पोजीशन फोर पर, पोजीशन फोर पर अगर आप बात करोगे, देखो यहां 0 एंगल था, यहाँ 90 था, यहाँ 180 था, तो यहाँ कितना होगा? 270। तो ये 0, 90, 180, 270, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है कंडक्टर और फ्लक्स लाइन इधर जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 270, मतलब 90 90 का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो पोजीशन आपके पास में 4 पर जो है एंगल कितना होगा? 270 होगा, और 270 होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा VBL, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो आएगा आपके पास में VBL इंटू साइन आपके पास में 270, और साइन 270 ध्यान रखना -1 होता है, तो ये वैल्यू आएगी -VBL। तो अगर मैं इसकी वेवफॉर्म बनाऊं, समझना, अगर अपन इसकी वेवफॉर्म बनाएं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो यहां पर आपके पास में
इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म तो मैंने क्या बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो वी बी एल इंटू साइन थीटा होता है। तो बेटा आपको साइन थीटा बनाना है। साइन की वेवफॉर्म सभी को पता है कि साइन की वेवफॉर्म इस तरह से होती है, ये साइन की वेवफॉर्म होगी। और मैंने क्या बोला, पोजीशन 1 पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 है आपके पास में, ये पोजीशन 1 पर है। पोजीशन 2 पर आपके पास में मैक्सिमम आ रहा है, पोजीशन 3 पर फिर से 0 है, पोजीशन 4 पर आपके पास में नेगेटिव में जा रहा है, पोजीशन 5 पर अगर हम बात करें मतलब पोजीशन 1 फिर से देखो यहां पर मैं यहां से रोटेट हुआ 90 पर आया, 180 पर गया, 270 पर गया, फिर से 1 पोजीशन पर चला गया। तो पूरे एक रोटेशन के लिए अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी एक कोइल अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड में पूरा एक रोटेशन करती है तो बताओ पूरे रोटेशन में उसमें जो ईएमएफ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जल्दी से बताएंगे, डीसी या साइनोसोइडल। सभी को दिख रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा आ रहा है आपके पास में, साइनोसोइडल यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कोई भी कोइल अगर आपके पास में डीसी मशीन में किसी भी एक कोइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ कौन सा होता है, तो आपको आंसर बताना है सर साइनोसोइडल होता है। क्या होगा आपके पास में, साइनोसोइडल जो है ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो वो हमेशा क्या होगा आपके पास में, साइनोसोइडल होगा। और ध्यान रखना यहां पर पोजीशन 1 जो है, मैंने क्या बोला, पोजीशन 1 है और पोजीशन 3 है, वहां पर आपके पास में जो ईएमएफ आएगा वो 0 होगा। अब आप मुझे बताओ, जहां पर ईएमएफ मतलब वोल्टेज, आप मुझे बताओ जिस पॉइंट का वोल्टेज 0 होता है, अपन पावर सिस्टम में उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कोई बताएगा क्या वर्ड यूज करते हैं, चलिए जल्दी से बताओ। अगर मान लो आपके पास में पावर सिस्टम में किसी भी एक पॉइंट का वोल्टेज अगर 0 होता है तो उसके लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हो बताओ, किस पॉइंट का वोल्टेज आप 0 मान के चलते हो, पोजीशन 4 270 समझ नहीं आया, देखो समझना, आपको पता है अगर आप इसको 0 डिग्री बोल रहे हो तो इसको मान लो अगर इसको 0 बोल रहे हो तो आप इसको 90 बोल लो, इसको 180 बोल लो, इसको 270 बोल लो, इसको 360 बोल लो। आपको पता है क्वाड्रेंट ऑपरेशन अपन पढ़ते हैं ना, तो 0 90 180 270 आप कहीं से भी स्टार्ट करो है ना, वो एंगल आपके पास में 90 90 का डिफरेंस हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, मैंने बताया है ना। अच्छा, जहां पर वोल्टेज 0 होता है सर, शॉर्ट सर्किट, अरे यार ऐसा नहीं, न्यूट्रल पॉइंट अपन क्या बोलते हैं उसके लिए, अपन एक वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अरे न्यूट्रल का वोल्टेज क्या मान के चलते हो आप, 0 है ना, ग्राउंड भी बोलते हैं उसको, लेकिन अपन उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रल, यूज करते हो, जल्दी से बताओ सभी लोग, न्यूट्रल एक वर्ड यूज करते हैं अपन जहां पर आपका ईएमएफ 0 होता है। तो मैंने क्या बोला समझना, मैंने आपको ये बोला है कि मेरे पास में 2 पॉइंट हैं, और 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ये दोनों पॉइंट है ना, ये पोजीशन 1 और पोजीशन 3 जो है, यहां पर हमारा ईएमएफ हमारा 0 आ रहा है। और जहां पर ईएमएफ 0 आता है, जिन 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में ईएमएफ 0 होता है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है बेटा एम एन ए। और एम एन ए की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होगा आपके पास में, न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है आपके पास में एमएनए। तो देखो मैंने क्या बोला था आपके पास में, जो जिन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज 0 होगा बेटा उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और बताओ वोल्टेज 0 क्यों हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपके पास में आपस में एंगल 0 बना रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 बना रहा था, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, मैग्नेटिक है और न्यूट्रल एक्सिस है। एक्स किसको बोलते हैं, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम एक्सिस अपन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। तो आपको एग्जामिनर ऐसा बोल सकता है, आपको एग्जामिनर ऐसा डायग्राम बनाकर ये पूछेगा कि बताओ किन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम एमएनए बोलेंगे। एमएनए मतलब किसको बोलेंगे, तो 1 और 3 को मिलाने वाली लाइन को हमेशा एमएनए बोला जाएगा। जो आपके पास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेट को बोलते हैं अपन चुंबक, न्यूट्रल को बोलते हैं अपन उदासीन, और एक्सिस को अपन अक्ष ही बोलते हैं। तो आप बोलोगे चुंबकीय उदासीन अक्ष, आप चाहो तो लिख सकते हो, हिंदी में लिख देना है ना इसको। चलिए, तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि बेटा एमएनए क्या होता है, और आपको डीसी मशीन में एमएनए बहुत काम की चीज है।
लेकिन एमए के बाद, एमएनए के बाद में अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए ना, एमएनए के बारे में अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए, फर्दर नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो मिलेंगे, एमएनए के बारे में बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक के अंदर। कहाँ पर बात करेंगे हम? आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक के अंदर। तो मैं धीरे धीरे ट्विस्ट छोड़ता जाऊंगा बेटा, फिर उन ट्विस्ट को धीरे धीरे अपन कवर भी करते जाएंगे। तो ध्यान रखना, एमएनए क्या होती है? जिन दो पॉइंट पर वोल्टेज जीरो होता है उसको मिलाने वाली लाइन को अपन एमएनए बोलेंगे। और एमएनए का जो काम आएगा मेनली, वो काम आएगा आर्मेचर रिएक्शन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली 3 से 4 क्लास बाद में, तब हम एमएनए के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे ना, और भी डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बात जल्दी से बताएंगे, आपको यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? जल्दी से बताओ। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके लिए। तो वही चीज अपन एमएनए के लिए बात करेंगे अगले आने वाले कुछ हफ्तों में, ठीक है? चलिए जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर? वो मैंने बोला था ना मैं कि मैं सीरियल में थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीरियल की तैयारी अपन कर रहे हैं। क्लियर? यार सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। सभी लोग रिप्लाई करो यार, अगर समझ में आ रहा है तो बोलने में क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा तो वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, ये पॉइंट वापस समझाओ, वो भी समझाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा मत सोचना कि सर गुस्सा करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, है ना। आप मुझे बताओ, मैंने इसके ऊपर कुछ बताया था कि आपको गुस्सा नहीं करता हूँ वाले पर कोई बात बताई थी मैंने आपको इससे पहले कभी? बताई थी मैंने इसके ऊपर या नहीं बताया था? बताया था? अच्छा नहीं बताया मैंने, कोई बोल रहा है सर नहीं बताया, नहीं बताया, चलिए बताता हूँ। बेटा ये ध्यान रखना है ना, मैं कभी कभार जो है कोई क्वेश्चन जो है मैंने एक बार और फिर से बताना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, 270 डिग्री को -90 भी बोल सकते हो, डेफिनेटली आप बोल सकते हो दीपक, एकदम सही है। चलिए देखो यहाँ पर है ना, आपको लगता होगा कि मेरा फेस देख कर कि सर बहुत सीरियस रहते हैं, और अगर इनसे बाई चांस कुछ पूछ लेंगे तो सर गुस्सा करेंगे। तो ध्यान रखना, मैं गुस्सा कभी नहीं करता हूँ। ध्यान रखना, फ्यूचर आपका है, जिंदगी आपकी है, और डिसीजन भी आपका है ना। फ्यूचर आपका है, मैंने क्या बोला? फ्यूचर तुम्हारा और डिसीजन भी आपका ही रहेगा, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता ना। और अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछोगे तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, है ना। एक चीज होती है गुस्सा और दूसरा होता है डांटना, ठीक है? एक होता है गुस्सा करना और दूसरा होता है डांटना। डांटने और गुस्से करने में बहुत फर्क होता है। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, तो मुझे पेरेंट्स अगर पापा कुछ भी बोलते थे, तो कुछ भी अगर बोलते थे मुझे ऐसा लगता था पापा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जिंदगी के एक्सपीरियंस हुए, तब बाद में पता लगा यार एक्चुअली वो जो पापा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो पापा मुझे डांट रहे थे। क्या बोला था मैंने? फिर मुझे एक्सपीरियंस से पता लगा कि पापा मुझे गुस्सा, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पापा मुझे डांट रहे हैं। गुस्सा अपन, आपको पता है जिस किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो अपन क्या मार पीटने के अपन बोलता है कि मार ले पीट ले ये कर ले सब कुछ, है ना। आपको पता है पापा जब आपके ऊपर गुस्सा, अपन किसी पर गुस्सा करते हैं तो उससे बात बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है पापा जब आपको क्या करते थे, कुछ भी बोलते थे ना, तो आधे घंटे बाद आपसे फिर से बात करते थे। तो एक्चुअली गुस्सा करना अलग होती है, डांटना अलग होता है। गुस्सा अगर वो डांट रहे ना, तो वो डांट आपके अच्छे के रहे। जैसे मान लो मैं कुछ भी अगर कोई भी बोलता हूँ, मैं मान लो किसी को बोल देता हूँ, कोई डांट देता हूँ, तो डांटने का मतलब मैं आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, है ना। कि अगर मान लो आप पढ़ लोगे, आप सब कुछ आगे बढ़ जाओगे, नौकरी आपकी लग जाएगी, तो आपका फ्यूचर जो सिक्योर हो जाएगा, और हमें हमें अंदर से दिल से खुशी मिलेगी कि यार हमारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी नौकरी लग गई तो आपकी आधी सैलरी आप मुझे दे दोगे, या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है। नहीं, आपके पेरेंट्स को भी कभी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो ये उम्मीद नहीं रखेंगे आपसे कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी तो वो सैलरी मुझे ला कर देगा, नहीं, ठीक है। बस वो चाहते हैं कि आप पढ़ लो, और पढ़कर जो है आप अपना सेटल हो जाओ लाइफ में, ताकि उनको जो है वो खुशी मिलेगी अंदर से। तो ध्यान रखना, गुस्सा करना अलग चीज है और डांटना जो है वो अलग चीज है। तो अगर मैं मान लो किसी को थोड़ा बहुत कुछ बोल दूं ना, तो ये मत समझना कि सर गुस्सा कर रहे हैं ना, गुस्सा नहीं है बेटा, ये डांटना है, और डांट में ही तो प्यार होता है। मैं आपको डांटूंगा तभी तो आप सुधरोगे थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। वैसे मैं बहुत कम डांटता हूँ स्टूडेंट को, कभी नहीं डांटता हूँ, क्योंकि यार अपन मेच्योर हो चुके हैं सारे, और इंजीनियर बन चुके हैं, तो अब आपको डांटे तो भी अच्छा नहीं लगता है। अब बोलते हैं ना एक बात की, जब
पापा और बेटे के जो पाँव में अगर शूज लगभग बराबर नंबर के आने लग जाए ना, तो ये मान के चलो कि अब वो डिफरेंस खत्म हो चुका है। और ध्यान रखना, टाइम बेटा है ना खराब आ चुका है, टाइम जो है वो खराब आ चुका है। किताबें फुटपाथ पर बिकने लग गई है और जूते शोरूम में बिकने लग गए। जो आपको बताया, जिनकी इज्जत जो है, किताबों की इज्जत शोरूम में होनी थी, वो किताबें फुटपाथ पर बिकने लग गई है और जूते शोरूम में बिकने लग गए। तो बेटा जमाना खराब आ चुका है ना, जो किताबें आपको सारा फ्यूचर बना सकती है वो फुटपाथ पर बिक रही। तो बस आपको पढ़ना है और नौकरी लेनी है, बस आपका यही जो है वो लास्ट एंड फाइनल टारगेट रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा लाइफ में, है ना। गौरव कुमार बोल रहे हैं सर, डाउट क्लास संडे को ले लिया करो। डेफिनेटली बेटा अपन डाउट लेंगे। डाउट को बता, आपको बताया, डाउट जो है अगर आप चाहो तो डाउट वीडियो के थ्रू भी आप जो वीडियो जब आप देखते हो तो वहाँ पर आप जिस स्लाइड में आपको डाउट है वहाँ पर डाउट सेशन पर जाकर जो है ना आप डाउट पूछ सकते हो। एक बार वो अगर आपने ट्राई किया हो, एक बार वहाँ तो ट्राई करो। अगर वहाँ पर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं लाइव क्लास में भी आपके लिए डाउट क्लास प्लान करूंगा, और उसको भी अपन जो है आपके डाउट्स को सारे सॉल्व करेंगे ना, वो सब कुछ अपन करेंगे डेफिनेटली, है ना। अच्छा, आप मूवीज बहुत देखते हो? नहीं बेटा, थोड़ा सा अभी कम कर लो, नौकरी लग जाए उसके बाद में आप मूवी मूवी देखना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, है ना। लेकिन अभी अगर आप मूवी देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। अभी मूवी नहीं देखना है, मूवी आप देखना है यार, नौकरी लग जाए उसके बाद में यही काम करना है, और क्या है। चलिए अपन आते हैं यहाँ पर फिर से। तो देखो यहाँ पर है ना सारे डिसीजन आपके होंगे, ध्यान रखना। फ्यूचर भी आपका होगा, आप गुस्सा मानोगे वो भी आपका डिसीजन है, आप जो है डांट मानोगे वो भी आपका डिसीजन है, वो सब कुछ आपका ही है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको ये बोला कि अगर आपके पास में कोई भी एक कोयल है ना, उस कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटा, वो ईएमएफ हमेशा कौन सा होता है? साइनोसोडल होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा। अच्छा, अनूप बोल रहे सर आपकी क्लास ऐसी लगती है जैसे पापा कुछ डांट के समझा रहे हो। चलिए बहुत सही, थैंक यू सो मच इतनी इज्जत देने के लिए। एमएनए रिपीट, हाँ एमएनए में रिपीट कर रहा हूँ बेटा, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलिए समझना, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास में ईएमएफ जो है इस तरह का आएगा। मैंने बोला कहाँ कहाँ पर ईएमएफ जीरो होगा? पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पर। और मैंने क्या बोला कि ध्यान रखना, वोल्टेज अगर कभी भी किसी पॉइंट का वोल्टेज जीरो है ना, तो जीरो पोटेंशियल अपन किसको मानते हैं? न्यूट्रल पॉइंट को, है ना। न्यूट्रल को अपन हमेशा जीरो पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल पर मान के चलते हैं जब हमारा बैलेंस सिस्टम होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जहां जहां पर वोल्टेज जीरो था वो मेरे लिए न्यूट्रल पॉइंट था। तो मैंने बोला एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर है और एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर है। तो दो पॉइंट न्यूट्रल है, दोनों को मिलाने वाली एक लाइन बना दी मैंने। जब दो पॉइंटों को मिलाने पर एक लाइन बनाते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं एक्सिस, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सिस अपन बोल के चलते हैं। और दो पॉइंट यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से ईएमएफ नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से, मतलब मैग्नेटिक। और न्यूट्रल क्यों बोला? क्योंकि वोल्टेज जीरो है और दो लाइन को मिलाने वाली लाइन को अपन एक्सिस बोलते हैं, इसीलिए मैंने इस लाइन को क्या बोला बताओ? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्या होगा आपके पास में? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगी, जहां पर दोनों का जिन दो पॉइंट का वोल्टेज जीरो होगा उसको मिलाने वाली लाइन को अपन बोलेंगे ना। चलिए समझना, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर अपन आते हैं। मैंने बोला यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो साइनोसोडल है। और यहीं से प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है कि यार सर यहां पर ईएमएफ साइनोसोडल है, और ध्यान रखना अपन पढ़ रहे हैं वो जनरेटर। पहले आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि मैं आपको जनरेटर पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं आपको जनरेटर पढ़ा रहा हूं तो आपके माइंड में आएगा कि सर आप जनरेटर पढ़ा रहे हो, यानी आपके पास में सर हमारे पास में एक नॉर्थ पोल है, और सर हमारे पास में दूसरा क्या है? तो सर हमारे पास में साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और यहां पर हमारे पास में कोयल है, वो कोयल इन दोनों के बीच में रोटेट हो रही है। ये कोयल हमारे पास में दोनों के बीच में रोटेट हो रही है। और आप मुझे बताओ सर यहां पर जो है हमारे पास में, यहां पर मैंने केवल ध्यान, एक और चीज ध्यान रखना, आपका जो लोड होता है ना वो लोड कहां पर होगा? ध्यान रखना, तो ये जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो आपका लोड कौन सा होगा? जो आपके घर पर इंडक्टर विंडक्टर और ये लोड होंगे। तो यहां पर हमारे पास में लोड है, मान लो मैं यहां पर लोड कनेक्ट कर रहा हूं, समझना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पर मान लो अगर ऐसा कनेक्शन कर दूं, मान लो अगर ऐसा कनेक्शन कर दूं, तो देखो यहां पर जो ईएमएफ हो रहा है इस कॉइल में वो एसी है। और आप मुझे बताओ, अगर वोल्टेज अगर या ईएमएफ अगर आपका एसी हुआ
तो करंट कौन सा सप्लाई करेगा, वो भी तो एसी सप्लाई करेगा ना। अरे अगर आपके पास में ईएमएफ, अगर आपके पास में एसी है तो वो लोड को करंट भी क्या सप्लाई करेगा, एसी ही सप्लाई करेगा। लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूँ डीसी जनरेटर, मैं चाहता हूं मुझे लोड पर क्या मिले, डीसी मिले। तो इसका मतलब है अगर यहां पर मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा यहां पर एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, और इस डिवाइस का नाम होगा कम्यूटेटर। उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोल के चलेंगे बेटा कम्यूटेटर। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये हमारा लोड होगा इलेक्ट्रिकल लोड, ये हमारा लोड होगा इलेक्ट्रिकल लोड। और ये जो मैंने बनाया है ध्यान रखना, ये कम्यूटेटर है, ये क्या आपके पास में कम्यूटेटर, जिसको अपन बोलते हैं दिक् परिवर्तक। और ये ध्यान रखना, ये जो मैंने बनाया है ये हमारी है ब्रशेज, ये हमारे पास में क्या है, ब्रशेज है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, हमारे पास में यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, वो ईएमएफ आपके पास में एसी है, साइनोसोडल नेचर का है। और वो एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ लोड को जो करंट है वो एसी सप्लाई करेगा। बट मैं डीसी जनरेटर पढ़ रहा हूं, मुझे करंट डीसी चाहिए, मुझे डीसी चाहिए तो मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस एसी जो करंट आ रहा होगा ना लोड को, उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगाते हैं। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, कम्यूटेटर क्या काम करता है, वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, करंट को, वोल्टेज को नहीं है ना, किसको, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब आप बोलोगे सर ब्रशेस क्यों लगाई, तो समझना, ये जो कोयल है ये आपके पास में रोटेट हो रही है। क्या बोला मैंने, ये कोयल है आपके पास में रोटेट हो रही है। क्या कोयल रोटेट हो रही है तो आपका लोड भी रोटेट होता है क्या, नहीं, आपका लोड जो है वो स्टेशनरी है। आपका कोयल रोटेट हो रही है, लोड इधर स्टेशनरी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, एक चीज मुझे चाहिए जो स्टेशनरी और रोटेटिंग के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराए, और वो होती है आपके पास में ब्रशेज। तो ध्यान रखना, ब्रशेज क्या काम करती है, इस रोटेटिंग कम्यूटेटर और स्टेशनरी लोड के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। और ये इस कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करती है। क्या बोला मैंने, यहां पर करंट जा रहा होगा, ये करंट ब्रशेज कलेक्ट करेगी और आपके लोड को करंट सप्लाई करेगी, लोड को करंट क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आपको बताएगा जल्दी से, अगर कोई भी जो डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले इक्विपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं देता है, एसी क्यों देता है बेटा, यही तो मैंने बताया सूरज कि बेटा यहाँ पर जो ईएमएफ है वो साइनोसोडल होता है। अब डीसी ईएमएफ नहीं आता है ना, ईएमएफ साइनोसोडल आता है। तो ईएमएफ साइनोसोडल ही मिल रहा है, अब साइनोसोडल मिल रहा है तो मुझे वहाँ पर डीसी चाहिए, तो मैं कुछ काम करूँगा उसके लिए। स्लिप रिंग कहाँ यूज होती है बेटा, इंडक्शन इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन में बात करेंगे। एसी मशीन में स्लिप रिंग की बात करते हैं, डीसी में ब्रशेस की बात करते हैं ना, यहाँ पर स्लिप रिंग की बात नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हाँ सभी का आंसर एकदम सही है, रेक्टिफायर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो कम्यूटेटर है ना, वो एक मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है। क्या बोला मैंने, मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि जब आपके पास में कोई भी कोयल जो है, कोई भी कोयल अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, तो वहां पर जो ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या होगा, आपके पास में साइनोसॉइडल होगा। तो यहाँ पर अपन पॉइंट क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF in a coil, in a coil is, in a coil is sinusoidal, sinusoidal। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट AC current into AC current into DC, into DC current, AC current to DC current, commutator is used, commutator is used, commutator is used। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या, ब्रशेज हमने यूज की, तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में, ब्रशेज प्रोवाइड, प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन
rotating commutator and stationary load, rotating commutator and stationary load। बाकी और भी अपन ब्रश के बारे में बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, किस मटेरियल की बनी होती है, कम्यूटेटर किसका बना होता है, वो सब कंस्ट्रक्शन में अपन पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या था, एट पोजीशन वन एंड थ्री, ईएमएफ कितना है आपके पास में, ईएमएफ इज जीरो। तो पोजीशन वन और थ्री पर जो ईएमएफ होगा वो आपके पास में क्या होगा, जीरो होगा। तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को अपन बोलेंगे एमएनए। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, द एक्सिस along these two point, the axis along these two points is called MNA। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, और नेक्स्ट समझना, यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने यहां पर एक चीज बोली थी, यहां पर बहुत टाइम पहले मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बोला था। मैंने बोला था आपके पास में कि डीसी मशीन में हम आर्मेचर पर, जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो हम रोटर पर रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रखते हैं। जबकि मैंने बोला था ये हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है बेटा। अगर ये हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना, अगर आप फील्ड वाइंडिंग को अगर आप रोटर पर रखते हो डीसी मशीन में, जो हम काम यहां पर कर रहे थे ना, फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर, अगर हम डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को अगर हम रोटर पर रखें और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखें, तो ये जो कम्यूटेटर काम कर रहा है ना, उसका ये काम करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कम्यूटेटर एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर वो करंट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे बताओ, आपको डीसी नहीं मिलेगा। अगर डीसी नहीं मिलेगा तो फिर डीसी जनरेटर ही डिजाइन नहीं होगा। अगर डीसी जनरेटर बनेगा ही नहीं, तो फिर तो आपकी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, कि आपको फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखना पड़ेगा और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, समझ लेना कि आपके पास में, अगर आप सिंक्रोनस मशीन वाला ये जो काम है अगर डीसी में करते हो कि फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हो, अगर आप फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हो, तो ये जो कम्यूटेटर का काम है वो पॉसिबल नहीं होगा। कम्यूटेटर एसी करंट को डीसी करंट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, आपको डीसी करंट नहीं मिलेगा। अगर आपको डीसी करंट चाहिए तो आपको फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर ही रखना पड़ेगा और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर ही रखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये चीज आपको समझ में आ गई? कि डीसी मशीन में हम यही काम क्यों करते हैं? जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। बट वाई? मैंने क्या बोला कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर जो है, अगर आप ऐसा काम करते हो तो वो करंट को कन्वर्ट कर देगा। अगर आप वो काम करते हो जहां पर फील्ड वाइंडिंग को अगर आप रोटर पर रखोगे, तो वो करंट को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ लेना। नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? जल्दी से बताओ, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो भी मैं आपको दे दूंगा। जल्दी से एक बार रिप्लाई करो। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे दूंगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है। कि अगर मैं आपको रोटेट करवा कर भी बता दूंगा कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रोटेट करवाते हैं तो देखो ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये भी मैं आपको अभी शो कर दूंगा, थोड़ा वेट करो, है ना। हाँ, कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो भी अपन पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। बस थोड़ा वेट करो, बस थोड़ा वेट करो, 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि वाई इन ए डीसी मशीन, क्या पूछेगा आपके पास में, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं, क्यों रखते हैं, वो रीजन पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे, जो कम्यूटेटर का जो एक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कम्यूटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहां पर मैं पॉइंट करके लिख देता हूं, इफ वी प्लेस्ड फील्ड वाइंडिंग ऑन rotor and armature winding on stator, then
कम्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल, कम्यूटेशन या फिर आप इसी को लिख सकते हो कम्यूटेटर एक्शन, कम्यूटेटर एक्शन इज नॉट पॉसिबल, एक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो कम्यूटेटर का जो एक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा, कम्यूटेशन जो है वो आपके पास में क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल, या कम्यूटेटर एक्शन जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी अपन इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक बार आप मुझे बताओगे जल्दी से, यहां तक के सारे पॉइंट अभी तक जितने हमने पढ़े हैं वो क्लियर है सभी को? लो वोल्टेज के लिए टर्न ज़्यादा होगा, बेटा सब कुछ होगा है ना, सब कुछ अपन बताएंगे, कहाँ टर्न ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, सब बात करेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी ना एक ही क्लास में बता देंगे, फिर एक ही क्लास में बैठेंगे बता देंगे तो आप सीरीज थोड़ी ना आगे पढ़ोगे ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कम्यूटेटर अब कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और कैसे अगर मान लो फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं रोटर पर रखूं तो वो क्यों कन्वर्ट नहीं होता है या क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो जानने के लिए देखिए अगली क्लास हम मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है ना। तो चलिए आप भी चाय बाय पी लीजिए, और आफ्टर ब्रेक जो है अपन पढ़ेंगे कि वाई कम्यूटेटर कन्वर्ट, है ना, तो दोनों चीज़ अपन पढ़ेंगे। तो चलिए ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद में, ब्रेक के बाद में, टी ब्रेक के बाद। चलिए ओके, है ना, थैंक यू सो मच।